दोस्तों, सभी को नमस्कार। आप नई पीढ़ी के एयरशिप प्रोजेक्ट में हैं और हमारे पास एक छोटी सी नई श्रेणी है, प्रोजेक्ट टीम के सदस्यों के साथ पॉडकास्ट की एक पूरी श्रृंखला। और आज हमारे साथ मेहमान के रूप में शमील अरसलानोव हैं। वह प्रोजेक्ट के सबसे युवा प्रतिभागियों में से एक हैं। शमील, नमस्ते। आने और भाग लेने के लिए धन्यवाद। क्या आप अपने बारे में थोड़ा बता सकते हैं? आपकी उम्र क्या है? आप अभी कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। और थोड़ा ये भी बताएं कि आप इस प्रोजेक्ट में कैसे शामिल हुए। नमस्ते। मेरी उम्र 19 साल है। मैं अभी रॉकेट और अंतरिक्ष इंजीनियरिंग शाखा में पढ़ाई कर रहा हूँ। ये एमआईआई की एक महत्वपूर्ण शाखा है। मैं इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल अनपेक्षित रूप से शामिल हुआ जब ये प्रोजेक्ट शुरू ही हुआ था, यानी जब हम ऑफिस में शिफ्ट हो रहे थे। ये कहीं सितंबर के अंत या अक्टूबर की शुरुआत की बात है, पिछले साल की, जाहिर है। और उस समय मेरी पढ़ाई के बाद काफ़ी खाली समय होता था और मेरे पिता मुझे अक्सर यहाँ अपने ऑफिस ले आया करते थे। बस पिछले मालिक अपना ऑफिस खाली कर रहे थे और हम उसे व्यवस्थित कर रहे थे। सबसे पहले मैंने वहाँ हमारे ऑफिस में कुछ कुर्सियाँ जोड़ी और इसी तरह धीरे धीरे करके सब कुछ व्यवस्थित होता गया। मैं बस जितनी मदद कर सकता था उतनी कर रहा था, चाहे वो शिफ्टिंग हो या ऑफिस में सामान जमाना। हाँ, खाली बैठने के कारण मैं कुर्सियाँ जोड़ने में मदद करता था। फिर एक महत्वपूर्ण पहली बड़ी मीटिंग हुई जिसमें वादिम वासिल्येविच ने नोवा 2 एयरशिप की अवधारणा पर पूरी तरह से विस्तार से चर्चा की। शुरुआत में तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था, न कोई शब्दावली, न ही एयरशिप के किसी हिस्से के बारे में। और इसी तरह मेरा एरोनोवा से पहला परिचय हुआ। और ये सब कुछ आखिर कैसे हुआ? क्या तुम्हें धीरे धीरे कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी जिम्मेदारियां सौंपनी शुरू की गईं, या ये सब कुछ किस प्रकार से हुआ? असल में एक मॉडल बनाना था, वही नोवा 01, जो अभी हमारे एरोड्रम पर है, और उसमें कई अलग अलग हिस्से थे। तो सबसे पहले जो मुझे दिया गया वो था टेल असेंबली। हालांकि ये सिर्फ मुझे नहीं बल्कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिया गया था, और इसे मॉडल करने के लिए बिना अतिरिक्त लोगों की टीम बनाए बस फिलहाल मुझे सौंप दिया गया, ताकि ज़रूरत के हिसाब से सही लोग ढूंढे जा सकें। क्या उन्हें पता था कि तुम इस क्षेत्र में हो? हाँ, मैं पहले भी सीएडी प्रोग्राम्स में काम कर चुका था। यानी मैंने एक एंटरप्राइज में काम किया है और हमारे शैक्षणिक संस्थान में भी हमें यह पढ़ाया गया था। और जब मैंने पहले टाइप के स्टेबलाइज़र बनाए तो वह अभी के मुकाबले काफ़ी अलग था। धीरे धीरे काम बढ़ते गए और नए नए एलिमेंट्स उसमें धीरे धीरे जुड़ते चले गए। किसी मोड़ पर शायद मैंने खुद को काफ़ी अच्छा साबित किया था, तभी तो मैं टीम में शामिल हो गया था। संभवतः यही सिलसिला चलता रहा, क्योंकि जब भी कोई काम आता मैं उसे तुरंत हल कर लेता और काम धीरे धीरे कम होता गया, तो वही क्रम लगातार चलता रहा। मैं सच में ईमानदारी से हैरान हूँ, क्योंकि अपनी कम उम्र के बावजूद तुम पहले ही डिरिजेबल्स के विकास से जुड़ी काफ़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ संभाल रहे हो। और वो भी सिर्फ हमारे प्रोटोटाइप नोवा 01 तक सीमित नहीं है। मुझे पता है कि तुम नोवा 2, नोवा 8 और यहाँ तक कि नोवा 35 के विकास में भी हिस्सा ले रहे हो। मुझे लगता है तुम्हारी उम्र के हिसाब से ये बहुत शानदार अनुभव है, और ये बहुत अच्छा है कि तुम यहाँ हो और पूरे प्रक्रिया को आत्मसात कर रहे हो। तुम्हें खुद को ये सब कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। यहाँ ऑफिस में बहुत सारे विशेषज्ञ हैं जो सब कुछ दिखाने, सिखाने और समझाने के लिए तैयार रहते हैं। अनुभव साझा करने के लिए यहाँ समग्र माहौल कैसी है? माहौल बहुत दोस्ताना है। मेरे लिए यहाँ एक मुख्य बात ये रही कि कोई भी अपने ज्ञान को छुपाता नहीं है। मैं इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक मानता हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसे किसी संस्थान में हैं जहाँ सभी अपनी जानकारी को छुपाते हैं। या फिर बस उसे साझा करने में आलसी हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक बेवकूफ़ी भरा सवाल है और उनके लिए वह साधारण लगता है। लेकिन यहाँ हमारे पास माहौल बहुत दोस्ताना और खुला है। ज्ञान सभी के लिए पूरी तरह से उपलब्ध है। हाँ, और मैंने ये खुद पर भी आजमाया है, क्योंकि जब मैं यहाँ आया था तो मुझे भी एयरशिप्स के बारे में बहुत कम समझ थी। और जब भी मैं रुचि दिखाता हूँ और कोई भी सवाल पूछता हूँ, चाहे वे कितने भी साधारण या बेवकूफ़ी भरे क्यों ना हो, मुझे कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि किसी ने मुझे तिरस्कार से देखा हो या किसी ने सवाल को बेवकूफ़ी भरा या अनुचित समझा हो। मुझे हमेशा उनके जवाब मिले, और ये वाकई शानदार है। यहाँ तक कि हमारी अपनी नेटवर्क में हमारे पास कंपनी का एक नेटवर्क है जिसमें अलग अलग फाइलें हैं,
और जैसे ही कंपनी की शुरुआत हुई वहाँ तुरंत ही वायुमंडलीय विज्ञान के सभी फॉर्मूलों के साथ पाठ्य पुस्तकें अपलोड कर दी गईं। यानी यह काफ़ी मूल्यवान जानकारी है और कुछ लोग इसे छुपा कर रखते, लेकिन यहाँ सब कुछ तुरंत खुलेआम उपलब्ध करा दिया गया। क्या ये किसी की निजी और गोपनीय तैयारियां थीं जिन्हें सार्वजनिक रूप से साझा किया गया था? वहाँ पाठ्य पुस्तकें भी हैं, निजी तैयारियाँ भी हैं और विभिन्न आवरणों की टेस्टिंग रिपोर्ट्स भी हैं। बहुत सारा ज्ञान बिना किसी पाबंदी के तुरंत ही साझा कर दिया गया था, ताकि सभी लोग उसे आत्मसात करें, पढ़ें और सीखें। तुम माय में चौथे वर्ष में पढ़ रहे हो। बताओ, क्या तुम्हें पढ़ाई और काम को साथ साथ संभालना संभव हो पाता है? क्या तुम्हारे पास अपनी निजी ज़िंदगी या शौक़ों के लिए समय बचता है? क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम अक्सर ऑफिस रात के 8 बजे, 9 बजे या कभी कभी उससे भी देर से छोड़ते हैं। क्या ये सब पढ़ाई या अपनी निजी ज़िंदगी में किसी तरह की बाधा तो नहीं बनता? अभी की पढ़ाई काफ़ी हद तक काम करने की अनुमति देती है। एक विशेष फॉर्म भरा जाता है जिससे काम और पढ़ाई साथ साथ की जा सकती है। निजी जीवन के लिहाज से सब कुछ पर्याप्त है। कुछ मौक़ों पर ऐसी जिम्मेदारियां आ जाती हैं जिनके कारण रुकना पड़ता है उन्हें हल किया जा सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि काम किसी एक व्यक्ति पर रुक जाए। ऐसे मौक़ों पर भी थोड़ा रुककर समस्या का समाधान करना ज़रूरी है। मैं असल में इस विषय को थोड़ा और खोलना चाहता हूँ। क्या तुम कभी किसी से डिरिजेबल्स, हवा में उड़ने वाले जहाज़ के बारे में चर्चा करते हो? नहीं, तुम इस बारे में किसी से साझा नहीं करते? मैं तो सिर्फ कई लोगों से साझा करता हूँ। वे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? कुछ भी नहीं, बिल्कुल डिरिजेबल। नहीं, सकारात्मक प्रतिक्रिया है। सकारात्मक? उनका अनुभव क्या रहता है? मुझे 2 तरह के लोगों से सामना होता है। कुछ कहते हैं कि यह तो कोई पुरानी, भुला दी गई, अप्रभावी चीज़ है जिसका अब कोई उपयोग नहीं। दूसरों के लिए ये एक कल्पना है जो केवल दूर के भविष्य में ही संभव है। मुझे सामना है। हाँ। लोगों को अक्सर यह लगता है कि यह पूरी तरह से प्रतिबंधित परिवहन का एक साधन है, कि इसका निर्माण और डिज़ाइन करना पूरी तरह से मना है। वही जेपेलिन जिसे सभी लोग याद रखते हैं। अभी एक विशालकाय एयरशिप काम कर रहा है जो पर्यटकों को घुमाता है। लेकिन मैं अभी उसी भयानक दुर्घटना की बात कर रहा हूँ और मेरे ख्याल से एक गंभीर दुर्घटना के कारण पूरी एयरशिप इंडस्ट्री को रोकना बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि कई कारण थे जिनकी वजह से एयरशिप्स गायब हो गए। इसमें निश्चित रूप से कुछ साजिशी सिद्धांत भी हैं और कुछ पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ कारण भी, लेकिन तथ्य यही है, एयरशिप्स अतीत की बात हो गई हैं और मुझे लगता है कि इस तथ्य को नकारना मूर्खता होगी कि आज भी एयरशिप्स कुछ ऐसे महत्वपूर्ण और काम कर सकते हैं जिन्हें अन्य परिवहन के साधन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। दरअसल उस समय जो कई कारण एक साथ हुए उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह हवाई जहाज़ों के सम्मान में था और हमारे यहाँ इसका वास्तविक विकास शुरू हुआ। तब युद्ध का समय था और कुल मिलाकर उद्योग भी महंगा था। यानी खुद हीलियम सिर्फ प्रयोगशालाओं में बनता था, सब लोग हाइड्रोजन पर उड़ते थे और यह दुर्घटना उस एयरशिप की 70 उड़ानों के बाद हुई थी। यानी इससे पहले वह बिल्कुल ठीक ठाक उड़ता था, अपनी जिम्मेदारियां निभाता था और उस पर कोई शिकायत नहीं थी। हाँ, तो लोग आमतौर पर उसी दुर्घटना को याद करते हैं। जब आप उन्हें बताते हैं कि वहाँ ज़्यादातर लोग बच गए थे तो वे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस बारे में कहीं बताया नहीं जाता। इसी वजह से इंटरनेट पर कुछ साजिशी सिद्धांत भी सामने आए कि वे क्यों गायब हो गए, जबकि असल में इसकी वजह बस इतनी थी कि वह साधारणतः हाइड्रोजन से भरा हुआ था। बस यही एक मुख्य वजह थी। लेकिन चूंकि इसे इसी तरह से पेश किया गया, ये एक बहुत ही चमकदार और वास्तव में डरावना हादसा बन गया। हर जगह इसकी खबरें बहुत तेज़ी से फैलाई गईं। इसी कारण लोगों के मन में यह धारणा पूरी तरह से बन गई कि यह बहुत ही खतरनाक और डरावना है और इससे दूर रहना ही बेहतर है। लेकिन अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम है कि हम इसे बदलें। और हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, नई पीढ़ी के एयरशिप के साथ, जो पूरी तरह से नई तकनीकों, नए सामग्रियों और सुरक्षित गैस के साथ बनाए जा रहे हैं। ये हमें इस उद्योग के विकास और दिशा में ज़बरदस्त छलांग लगाने की अनुमति देता है। इस वर्तमान समय में हम अन्य सभी क्षेत्रों से बाहर प्रतिस्पर्धा में हैं, क्योंकि समाज में इस विशेष माध्यम को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए काफ़ी बड़ा और महत्वपूर्ण काम करना पड़ता है। लेकिन अगर हम इसमें अपनी सभी सफलताओं को जोड़ दें तो हमें निश्चित रूप से असाधारण और अद्भुत परिणाम प्राप्त होंगे। यह एक बिल्कुल नई और उभरती हुई इंडस्ट्री है जो अन्य कई उद्यमों और क्षेत्रों को जन्म दे सकती है। और बस इन्हें आसानी से आसमान में उठा देना है, फिर ये खुद ही अपनी एक अलग और विशिष्ट पहचान बना लेंगे और निश्चित रूप से बिकेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं।
हालांकि सही और सटीक जानकारी देना, इस महत्वपूर्ण विषय को और अधिक लोकप्रिय बनाना और इसके चारों ओर बने हुए कई पुराने मिथकों को पूरी तरह से तोड़ना एक बहुत बड़ी और जटिल चुनौती है, क्योंकि पिछली कई दुर्घटनाओं और विभिन्न समस्याओं के बावजूद एयरशिप्स वास्तव में सुरक्षित हो सकते हैं और आज भी सुरक्षित हैं भी। वे उतने धीमे बिल्कुल भी नहीं हैं जितना आमतौर पर लोग सोचते हैं। वे भारी और विशाल सामान भी आसानी से उठा सकते हैं। सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक भार उठाने वाले वाहन होते हैं। उड़ने वाले सभी साधनों में। हाँ, और ये वास्तव में सबसे लंबे समय तक उड़ान में बने रह सकते हैं। आर्थिक और पर्यावरण के अनुकूल। इनसे उपकरणों के साथ माल को आसानी से ढोया जा सकता है। सबसे कम कार्बन उत्सर्जन के साथ ही। हाँ, अगर हम अपनी उस पावर यूनिट की बात करें जिसे हम विकसित कर रहे हैं, उसमें से सिर्फ पानी निकलता है, यानी यहाँ तक कि गर्मी और निकास गैसें हम पुनः प्राप्त कर लेते हैं और वे आवरण में चली जाती हैं, जिससे वह खुद को संतुलित कर लेता है। पर्यावरण के लिहाज से हम न्यूनतम नुकसान करते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि हम अपनी तुलना किससे करें। मुझे नहीं पता वे किस मॉडल के एयरशिप का उपयोग कर रहे हैं। नोवा 8 से है ये। नोवा 8 से? क्या वे पहले से ही वहां पर सौर पैनल लगाने की योजना बना रहे हैं? मैं सौर पैनलों के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उच्चतम पर्यावरणीय मानकों के साथ हमारे स्वयं के डिज़ाइन का एक बिजली संयंत्र पहले ही योजनाबद्ध किया जा चुका है और उस पर काम चल रहा है। वॉल्यूमेट्रिक सब कुछ इसे साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं मानता हूं कि कम से कम इसका उपयोग न करना मूर्खता होगी। अगर ऐसे समाधान उपलब्ध हैं और स्पष्ट रूप से सामने हैं तो हमें उन्हें लागू करना चाहिए। यही तो हम अभी कर रहे हैं। हाँ, और कोई भी ये नहीं नकारता कि एयरशिप्स में कुछ कमियां हैं। हर प्रकार के परिवहन में अपनी कुछ कमियां होती ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें वे बखूबी निभा सकते हैं और मेरा मानना है कि हमें उन्हें वहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि विशेष कार्यों के लिए बनाए गए उपकरण अपनी निर्धारित जिम्मेदारी को ठीक से निभा सकें। एयरशिप्स उन कार्यों के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं जिन्हें हम अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। सर्वर स्थानों पर हाँ, क्या तो आप बता सकते हैं कि वे कौन कौन से कार्य हैं? अगर लोगों को आसान भाषा में समझाया जाए तो एयरशिप एक ऐसा विशालकाय वाहन है जो बहुत भारी सामान को अत्यंत लंबी दूरी तक बिना किसी बाधा के आसानी से ले जा सकता है। ये बहुत बड़े आकार के सामान को भी बिना किसी झटके, पलटने या कंपन के बस आसानी से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, और इसका टेक ऑफ और लैंडिंग केवल सामान के लिए होता है। ये खतरनाक सामान के परिवहन में बहुत मदद करता है। उदाहरण के लिए रॉकेट उद्योग में हमारे पास अक्सर रेलवे द्वारा परिवहन की सीमाएं खुद रॉकेट के कारण होती हैं। आकार में? हाँ, आकार में। हालांकि अधिक उत्पादक ये होता कि रॉकेट को किसी और आकार में बनाया जाए, यानी यह काम के लिए एक नया क्षेत्र खोलता है। खुद रॉकेट निर्माण उद्योग को भी लॉजिस्टिक्स की एक गंभीर और जटिल समस्या का सामना करना पड़ता है, और लॉजिस्टिक्स की सभी संभावित संभावनाओं को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए ही रॉकेट कैरियर के लिए आवश्यक तत्वों का सावधानीपूर्वक निर्माण किया जाता है। ऐसा ही होता है। एयरशिप नई और अद्भुत संभावनाएं खोलता है जहां हम सभी मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। आप अगले 5-10 वर्षों में एयरशिप निर्माण उद्योग और विशेष रूप से एरोनोवा कंपनी को किस प्रकार विकसित होते हुए देखते हैं? हमारी कंपनी के कर्मचारी सबसे पहले एरोनोवा की इस 1 मिनट की प्रस्तुति वीडियो को देखने वालों में से थे। वीडियो में यह दिखाया गया था। कितने अच्छे से सभी चरणों को दर्शाया गया है। एरोनोवा का ऑफिस, उत्पादन, हैंगर। मुझे लगता है हम डेटा के जरिए इसी मुकाम तक पहुंचेंगे। जो लोग नहीं देख पाए उनके लिए यह एरोनोवा कंपनी का एक प्रस्तुति वीडियो है जिसमें चरण दर चरण दिखाया, चित्रित किया और बताया गया है कि कंपनी कैसे विकसित होगी। छोटे प्रोटोटाइप्स, छोटी उत्पादन इकाई से लेकर विशाल बड़े पैमाने पर उत्पादन और विशालकाय एयरशिप्स तक, हम इसी प्रगतिशील दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। वैसे 3-5 साल की यह अवधि नोवा 35 परियोजना के लिए निर्धारित अंतिम समय सीमा और महत्वपूर्ण सीमाएं हैं। हाँ, पूरी तरह से कठोर प्रकार के एयरशिप्स के लॉन्च के लिए। यह इस प्रकार का पहला एयरशिप है जो हमें इस क्षमता के साथ इसे व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग करने की अनुमति देगा, और इससे भी अधिक विशालकाय एयरशिप्स को बनाने की। ये कठोर प्रकार के एयरशिप्स के मॉडलों में से सबसे छोटा है, जो कि एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि नोवा 85, जो नई पीढ़ी के एयरशिप परियोजना के अंतर्गत आता है, जिसकी अनुमानित बजट $100 मिलियन है, कठोर प्रकार के एयरशिप्स में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण होगा।
लेकिन अगर कंपनी की विस्तार की दीर्घकालिक और महत्वाकांक्षी योजनाओं को देखें तो ये भविष्य में योजनाबद्ध सभी विशालकाय एयरशिप्स में से सबसे छोटा एयरशिप होगा, जो उनके बड़े लक्ष्यों का एक प्रारंभिक कदम मात्र है। अब हमें नोवा 01 से नोवा 8 तक का महत्वपूर्ण संक्रमण करना है। इस प्रकार के विशाल एयरशिप की मांग पहले से ही हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत अधिक है। और वह किस वजह से? कृपया थोड़ा विस्तार से बताओ। सबसे पहले यह उसकी उत्कृष्ट वहन क्षमता और लंबी उड़ान की अवधि है। ये दोनों कारक बेहद महत्वपूर्ण हैं। क्या आप थोड़ा और अधिक विस्तार से बता सकते हैं? इसकी कुल वहन क्षमता कितनी होगी? मैंने सुना है कि इसका वजन लगभग 3 से 4 टन के आसपास है, लेकिन मैं इस बारे में गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि मैं ठीक ठीक और निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूँ। फिर भी सब कुछ उसके प्रकार और मॉडल पर निर्भर करता है। वही नोवा 8 क्लासिक भी हो सकती है और हाइब्रिड भी। हाइब्रिड मॉडल्स अपनी एरोडायनामिक्स के कारण वहन क्षमता बढ़ा सकते हैं। इसलिए इस प्रकार का डिरिजेबल 2 से 4 टन तक का भार उठा सकता है। ये इसे परिवहन बाजार के लिए आकर्षक बनाता है। हाँ, इस प्रकार के डिरिजेबल का बहुत अधिक महत्व है। यह लंबी दूरी तक भारी माल को बिना किसी क्षति के सुरक्षित रूप से पहुंचाता है, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। इसके लिए महंगी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि सड़क, रनवे या अन्य किसी भी प्रकार की सुविधाओं की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ 2 तैयार जगहों की आवश्यकता है। जहाँ से उड़ान भरनी है और जहाँ उतरना है बस वहीं चाहिए। ये वाकई दिलचस्प है। साथ ही नोवा 8 कुछ पर्यटन की संभावनाएं भी खोलता है। मुझे लगता है कि इसमें 15 से 19 लोगों को ले जाया जा सकता है। हाँ, इसी दायरे में। लेकिन हमारा नोवा 8 तक का रास्ता नोवा 2 के निर्माण से शुरू होता है, जिससे हमें उत्पादन के हिस्सों को समझने में मदद मिलेगी। क्योंकि नोवा 01 से नोवा 2 तक का संक्रमण सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण चरणों में से एक है, क्योंकि इसमें यह गहनता से सोचना पड़ता है कि बड़े डिरिजिबल के विभिन्न हिस्सों को कैसे सुरक्षित रूप से रखा जाए, उनका निर्माण कैसे किया जाए और फिर उन्हें सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे परिवहन किया जाए, ताकि हमें परिवहन के लिए विशेष वाहन किराए पर न लेने पड़े, उत्पादन स्थल से असेंबली स्थल तक। ये सब हमें बहुत ही मूल्यवान और महत्वपूर्ण अनुभव प्रदान करता है, जिससे हम नोवा 8 के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकें। मेरे अनुसार आदर्श स्थिति यह होगी कि उत्पादन क्षेत्र और असेंबली वर्कशॉप एक ही जगह पर हों। बेहतर होगा कि वह हमारी ही ज़मीन पर हो और वहीं से उड़ान भी भरी जा सके। यह तो आदर्श स्थिति है, निश्चित रूप से। हम इसी दिशा में प्रयासरत हैं, लेकिन फिलहाल परिस्थितियां इसकी अनुमति नहीं देती। हम स्टाफ और जगह बढ़ा रहे हैं, उत्पादन और परीक्षण दोनों के लिए। साथ ही चाहे जैसे भी हो, यह सब कंपनी की वित्तीय स्थिति पर भी बहुत निर्भर करता है। यह सब एक रास्ता है जिसे हमें तय करना है। इसलिए ये बहुत ही अच्छा है कि हमने ऐसा चरणबद्ध रास्ता चुना है, छोटे डिरिजेबल्स से शुरू करके, जिन पर हम अपने विचार, योजनाएं और समाधान परीक्षण कर सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं, ताकि बड़ी मॉडल्स अधिक किफ़ायती और प्रभावी बन सकें। और इससे पहले क्या तुमने कभी डिरिजेबल्स के बारे में सुना था? क्या तुम्हें वास्तव में पता था कि वे मौजूद हैं? नहीं, डिरिजेबल्स कभी भी मेरी नज़र में नहीं थे। मैं केवल इस परिवहन साधन की तकनीकी कमियों और सीमाओं के बारे में गहराई से सोचता था, लेकिन मैंने इससे ज़्यादा कभी गहन अध्ययन नहीं किया या इस विषय पर विस्तार से विचार नहीं किया। तो अब इस प्रोजेक्ट में गहराई से जुड़ने और विशेषज्ञों से बातचीत करने के बाद क्या तुमने अपने लिए कुछ सीखा है? बिल्कुल, मेरा यह दृढ़ मानना है कि अगर हम वास्तव में डिरिजेबल निर्माण की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो यह पूरी दुनिया में एक बार फिर से पूरी तरह से जीवित हो रहा है, क्योंकि आज की वर्तमान ज़रूरतें और आधुनिक तकनीकें पिछले समय के डिरिजेबल्स की तुलना में एक बिल्कुल ही अलग और कहीं अधिक उन्नत स्तर पर हैं। यानी तुम इसमें एक संभावना देखते हो और इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो, क्या ऐसा ही है? हाँ, मेरा मानना है कि अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और ज़रूर करेगा, लेकिन फ़िलहाल हम इस दिशा को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये तो पहले से ही किया जा रहा है। असल में कई देश अचानक बड़े पैमाने पर, पता नहीं ये कोई सामूहिक चेतना है या क्या, इस महत्वपूर्ण दिशा में विकसित होने लगे हैं। और चीन, अमेरिका, जर्मनी जैसे देश तो काफ़ी लंबे समय से ऐसा कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अभी तक किसी ने भी इस क्षेत्र में कोई सच में प्रभावशाली और उल्लेखनीय परिणाम हासिल नहीं किए हैं। लेकिन यह बहुत अच्छी बात है कि इस ओर रुझान बढ़ रहा है, और कुल मिलाकर मैं इसमें कोई ख़ास प्रतिस्पर्धा भी नहीं देखता।
बल्कि यह तो और भी अच्छा है कि अलग अलग देशों में अलग अलग लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं और मिलकर हम इस परिवहन को फिर से आसमान में ले आएंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि रूस और हमारे पास इसमें भी इस दिशा में सच में अग्रणी बनने की बड़ी संभावनाएं और क्षमताएं हैं, क्योंकि हमारे पास वाकई बेहतरीन विशेषज्ञ हैं। हमारे पास ऐसे विशेषज्ञ हैं जिनकी दुनिया में मांग है, जिनके पास ज्ञान है, जिसे उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इन उद्यमों में विकसित किया है। हाँ, और न सिर्फ उन्होंने उन्हें ड्राइंग्स पर तैयार किया, बल्कि वास्तव में उन्हें बनाया, तैयार किया और चलाया भी है। शमिल, मान लो कि तुम्हें एक निजी एयरशिप मिल गया है, उदाहरण के लिए नोवा 8। तुम इसे किस उद्देश्य के लिए कहाँ इस्तेमाल करते, कौन सा बिजनेस इस पर खड़ा करते, या इसे आम तौर पर कैसे इस्तेमाल करते? शायद तुम उसमें एक फ्लैट बना लेते और बस यात्रा ही करते रहते। यार, तुम कमाल के सवाल पूछ रहे हो। ये ज़बरदस्त, ये कोई साधारण घर पर व्हील्स नहीं है। ये एक यॉट की तरह है। हाँ, ये बहुत महंगा शौक है मुझे लगता है, और इसकी मेंटेनेंस भी महंगी है। ये उन वर्ल्ड टूर यॉट्स की तरह है, दुनिया भर की यात्रा करने वाली यॉट्स। मुझे ऐसा चाहिए। एयरशिप पर भी। तुम इसे इस्तेमाल करते? अगर ये मेरा निजी एयरशिप होता और मुझे किसी भी चीज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, तो मैं सच में इसे एक चलता फिरता घर बना सकता था। मतलब घर पर व्हील्स नहीं, बल्कि घर पर एयरशिप ही बना सकता था। मतलब ये घर बिना पहियों के हो जाता। हाँ, घर बिना पहियों के, उसे पूरी तरह से तैयार करना और फिर अपने निजी एयरशिप पर एक शानदार और अविस्मरणीय वर्ल्ड टूर पर निकल जाना संभव होता। आत्मा भी यात्रा की ओर बहुत अधिक आकर्षित होती है, लेकिन अगर फिर भी कोई खास बिजनेस थीम चुननी हो तो तुम्हें क्या ज़्यादा पसंद है? कोई ट्रांसपोर्ट या माल ढुलाई का काम, या फिर टूरिस्टों को घुमाने का व्यवसाय, शायद विज्ञापन का क्षेत्र या मॉनिटरिंग का काम? तुम्हें कहाँ लगता है कि बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं? अगर हम बड़े पैमाने की बिजनेस आइडियाज़ की बात करें, तो ये परिवहन, माल ढुलाई और ऐसी प्रक्रियात्मक सेवाएं हैं। मुझे लगता है कि इससे सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। और व्यक्तिगत उपयोग की बात करें, अगर एक छोटा सा डिरिजेबल्स का बेड़ा होता, तो मेरा मानना है कि इससे विज्ञापन उत्पाद पूरी तरह से बेहतर हो जाता। जैसे कि हमने तुमसे चर्चा की थी, शायद इसमें ये पैनल भी जोड़ दिए जाते। कोई भी एलईडी लाइटिंग या प्रोजेक्शन वगैरह की आवश्यकता नहीं है। और फिर पूरे डिरिजेबल को इनसे ढक देना, ताकि वह महानगरों के ऊपर से उड़ते हुए कोई मनोरंजन दिखा सके। हाँ, और साथ ही इसमें कोई रुकावट भी ना हो, नीचे गोंडोला में लोग भी हों और उन्हें भी घुमाया जाए। इस तक पहुंचना होगा और देखना होगा कि क्या वाकई में इसे करना संभव है या नहीं। मैं व्यक्तिगत रूप से आश्वस्त और विश्वास से कह सकता हूँ कि यह संभव है। सवाल सिर्फ समय और मेहनत का है जो इसमें लगानी होगी। लेकिन जिस तरह से यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है, उसे देखकर मुझे लगता है कि हम आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, आत्मविश्वास के साथ, क्योंकि हमने पहले ही नोवा 01 को हकीकत में बदल दिया है और अब हम नोवा 2 पर काम कर रहे हैं, जिसमें वे सभी गलतियां ध्यान में रखी जा रही हैं जो हमें एरोड्रम पर और निर्माण प्रक्रिया के दौरान हुई थीं। यह सब ध्यान में रखा जाएगा और एक और भी उन्नत डिरिजेबल बड़े पैमाने पर तैयार किया जाएगा। और सबसे शानदार बात यह है कि यह सब पूरी तरह से बिना चालक के भी काम कर सकता है। ये पूरी तरह से एक अलग दिशा है, एक उड़ान यान। इसके पास अपनी कई तरह की जिम्मेदारियां हैं जिन्हें ये पूरा कर सकता है। ये सब डिरिजेबल के उपयोग की संभावनाओं को और भी बढ़ा देता है। शमिल, आज के पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है हम आगे की कड़ियों में भी तुमसे मिलेंगे। संभव है हम कोई नई विषय वस्तु खोलें जिस पर बातचीत की जा सके। दोस्तों, आप सबसे भी मैं विदा लेता हूँ। जल्दी ही फिर मुलाकात होगी। ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नई पीढ़ी के एयरशिप प्रोजेक्ट को और गहराई से जानें, हमारे साथ जुड़ें, हमें फॉलो करें और अगली कड़ियों में फिर मिलेंगे। सबको अलविदा।